हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का फुल एक्सप्लेनेशन। इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और बिल्कुल आसान भाषा में समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम भौगोलिक खोजों से संबंधित जितनी भी बातें होगी उसके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर भौगोलिक खोज है तो भौगोलिक खोज क्यों की गई, भौगोलिक खोज हुआ क्यों हुआ, क्या कारण था कि भौगोलिक खोज करना पड़ा, भौगोलिक खोज में किन देशों का योगदान है या था, भौगोलिक खोज में किन किन लोगों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भौगोलिक खोज में नए नए यंत्रों की क्या भूमिका थी, भौगोलिक खोज ने विश्व के देशों पर क्या प्रभाव डाला, भौगोलिक खोज ने भारत एवं यूरोप पर क्या प्रभाव डाला, इसके बारे में देखेंगे। भौगोलिक खोज के कारण लोगों के जीवन में, किसी भी देश की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, इसके बारे में देखेंगे। आखिर में हम देखेंगे कि भौगोलिक खोज का क्या परिणाम निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आखिर ये भौगोलिक खोज होता क्या है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भौगोलिक खोज का मतलब होता है नए नए जगहों का खोज करना, जिसके बारे में लोग जानते नहीं हैं, उस क्षेत्रों का खोज करना ही भौगोलिक खोज कहलाता है। भौगोलिक खोज एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि वो आखिर कहाँ जा रहा है। तो जब जाता है और आगे जाकर कोई क्षेत्र मिल जाता है जिससे वो परिचित नहीं है, वही नया जगह जो मिलता है, उसी के नाम हम कह देते हैं भौगोलिक खोज। भारत आने वाले रास्ता खोज किया था वास्को डी गामा ने, तो हम कह देते हैं कि भारत की खोज किया किसने, वास्को डी गामा ने। लेकिन क्या भारत की खोज किया वास्को डी गामा ने? नहीं, भारत आने वाले रास्ता की खोज किया था कौन, वास्को डी गामा ने। क्योंकि भारत आने वाले रास्ता का मार्ग कोई नहीं जानता था, रास्ता कोई नहीं जानता था। तो हम शुरू करते हैं। तो भौगोलिक खोज तो आप समझ चुके हैं कि नए नए क्षेत्रों, नए नए मार्गों, नए नए स्थलों को खोज करना ही क्या कहलाता है, भौगोलिक खोज। आखिर भौगोलिक खोज का क्या महत्व है? तो भौगोलिक खोज का महत्व है कि ध्यान से देखिएगा, भौगोलिक खोज आधुनिक युग की शुरुआत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भौगोलिक खोज के कारण वैज्ञानिक प्रगति हुई, आर्थिक विकास हुआ, व्यापारिक विस्तार हुआ। लोग एक दूसरे के देश में जाकर व्यापार करना शुरू किया, लोग एक दूसरे को जानने लगे, एक देश दूसरे देश को जानने लगा, एक देश के व्यापारी दूसरे देश व्यापार करने जाने लगा। लेकिन भौगोलिक खोज से पहले ऐसा होता था, किंतु बहुत कम मात्रा में होता था, और वो स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी होता था, लेकिन कुछ सीमित मात्रा में ही होता था। आखिर हम देखते हैं भौगोलिक खोज ने व्यापारिक मार्गों पर क्या प्रभाव डाला। तो जब भौगोलिक खोज हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, जब भौगोलिक खोज हुआ तो लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाकर व्यापार करने लगा। किंतु प्राचीन काल में भारत अर्थात एशिया एवं यूरोप के बीच जो व्यापार होता था, ये होता था रेशम मार्ग के द्वारा। लेकिन समय आगे बढ़ा और व्यापार जो होता था, ये होता था अधिकांश कुश्तुनतुनिया के मार्ग से। किंतु उस मार्ग पर तुर्की ने, अरबों ने कब्जा जमा लिया। जब कब्जा जमा लिया तो वहाँ से जो व्यापार होता था, लोग आता जाता था व्यापारी, तो उस व्यापार के बदले उसे काफ़ी टैक्स देना पड़ता था तुर्की को। तुर्की वाले उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। अब वो जितना सामान नहीं ले जा रहे थे, उससे ज़्यादा उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इसलिए लोगों ने उस मार्ग से व्यापार करना बंद कर दिया। अब जब बंद कर दिया तो करे क्या, तो इसे व्यापार तो करना है ना, व्यापारी तो व्यापार करेगा ही ना। लेकिन व्यापार करेगा कैसे, मार्ग तो होना चाहिए ना, एक देश से दूसरे देश जाने वाला। तो अब शुरुआत होता है भौगोलिक खोज। लोग एक जगह से दूसरा जगह जाना चाहता है, लेकिन क्या जा पाता है? नहीं। हम बात करते हैं मध्यकाल में।
मध्यकाल के बारे में क्यों? तो ध्यान से देखिएगा कि यूरोप के बारे में हम बात करेंगे अभी कुछ समय। तो यूरोप में मध्यकाल की स्थिति कैसी थी? आखिर यूरोप में मध्यकाल के में क्या विशेषताएं थी, क्या यूरोप की क्या स्थिति थी, हम उसके बारे में देखेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि मध्यकाल में यूरोप अंधकार से भरा हुआ था। वहां पर कला, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। सबसे ज्यादा माना जाता था तो वो माना जाता था धर्म को। धर्म को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता था। व्यापार, वाणिज्य, शिक्षा किसी पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मध्यकाल में चर्च का आधिपत्य था। पादरी लोग जो बोलते थे वही लोगों को मानना पड़ता था। समय आगे बढ़ा। पादरी लोग सभी यूरोप वाले लोगों से कहते थे कि पृथ्वी क्या है? चपटी है। पृथ्वी चपटी है। यदि हम समुद्र के किनारे जाते हैं तो समुद्र से नीचे गिर जाएंगे, हम अंतरिक्ष में विलीन हो जाएंगे और वापस कभी भी हम पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। इस प्रकार के अंधविश्वास से भरा हुआ था मध्यकाल यूरोप में। लोग इसके डर से समुद्र में नहीं जाना चाहता था। समुद्री मार्ग की खोज नहीं करना चाहता था कि हम जाएंगे, हम विलीन हो जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे? हमारे घर परिवार वाले को देखने वाला कोई नहीं होगा, तो आखिर हम क्यों जाएं? अपना घर परिवार को क्यों छोड़ें? और उस समय के लोग वहाँ के चर्च और पादरियों पर पूरा विश्वास करते थे, क्योंकि उस समय वहाँ की परिस्थिति ही वैसी थी। किंतु समय बदला। समय जैसे ही आगे बढ़ा, नए नए यंत्रों की खोज हुआ, जैसे कंपास, दिशा सूचक यंत्र जिसे हम बोलते हैं। नए नए जहाज़ों को बनाया गया, सुरक्षित जहाज़ों को बनाया गया। दूरबीन का आविष्कार किया गया ताकि हम दूर के वस्तुओं को देख पाएं। जैसे ही इन सभी नए नए तकनीकों का आविष्कार हुआ तो लोगों को समुद्र में उतरना आसान हो गया। अब उसमें सबसे पहला देश है इटली, स्पेन और पुर्तगाल। ये सभी देशों ने इन सभी यंत्रों का उपयोग करके सबसे पहले समुद्री यात्रा करना शुरू किया, अर्थात भौगोलिक खोज करना शुरू किया। एक जगह से दूसरे जगह जाना शुरू किया। और जब ये यंत्रों का आविष्कार हुआ तो अब समुद्री यात्रा करना आसान भी हो गया, क्योंकि अब बड़े एवं सुरक्षित जहाज बनाए जाने लगे। दिशा सूचक यंत्र अर्थात कंपास से दिशा की जानकारी हो जाती थी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमें किस दिशा में जाना है। दूरबीन के आविष्कार से लोग अपने सामने आ रहे वस्तुओं या स्थलों या जहाज़ों को आसानी से देख पाते थे। तो लोगों को समुद्री यात्रा करना अब हो गया आसान। फिर धीरे धीरे ये सब नए नए क्षेत्रों को खोज करना क्या किया? प्रारंभ किया था। समुद्री खोज करने वाले सबसे पहले व्यक्ति में नाम आता है बार्थोलोमेव डियाज का, जिन्होंने सन 1488 को समुद्र में उतरकर यूरोप से दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचा और उस बिंदु का नाम रखा कैप ऑफ गुड होप, जिसे बोला जाता है उत्माशा अंतरिप। वहां आकर रहे तो उन्हें पता चला कि ये एक नया जगह है। फिर वहां से वो वापस गए अपने देश यूरोप। अब यूरोप जब पहुंचे तो वहाँ के लोगों ने पूछा कि आखिर क्या खोजा है तुमने? तो ये फिर बताए कि हमें एक स्थल मिला है जहाँ से हम आगे भी जा सकते हैं। फिर आता है कोलंबस। कोलंबस अमेरिका की खोज करता है 1492 में। चूँकि कोलंबस निकला था भारत की खोज करने के लिए, किंतु अच्छे उपकरण न होने के कारण वो दिशा से भटक गया और वो पहुँच गया अमेरिका। जब वो अमेरिका पहुँचा तो उसे लगा ये इंडिया है, तो इसीलिए वहाँ के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। समय आगे बढ़ा। कुछ साल के बाद वास्को डी गामा बार्थोलोमेव डियाज के साथ दक्षिण अफ्रीका तक आए। अब दक्षिण अफ्रीका तक बार्थोलोमेव डियाज छोड़कर वापस लौट गए अपने देश। अब वास्को डी गामा रह गए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में उनका मुलाकात हुआ भारत के एक व्यापारी जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब उनसे बातचीत के दौरान पता चला कि भारत का रास्ता अब्दुल मजीद को पता है। अब वास्को डी गामा अब्दुल मजीद की सहयोग से
भारत पहुंचा। भारत के सबसे पहले केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, जहां का राजा था जमोरीन, और उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया। तभी से माना जाता है कि भारत की खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था। वास्को डी गामा ने भारत से काफ़ी अधिक मात्रा में मसालों को ले गया अपने देश। अब मसाला ही क्यों ले गया, इस पर विचार करते हैं। तो मसाला इसलिए ले गया था क्योंकि यूरोप में सालों भर ठंडी पड़ती है। वहाँ के लोग गर्म खाना पसंद करते हैं, गर्म चीज़ों को खाना पसंद करते हैं। और यहाँ से जो मसाला ले गए थे वास्को डी गामा अपने देश पुर्तगाल अर्थात यूरोप, वहाँ उन्होंने उसे बेचकर 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे वो दोबारा फिर व्यापार करने आ गए। हम पीछे चलते हैं अमेरिका की खोज पर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था 1492 ईस्वी में। जब अमेरिका पहुंचा कोलंबस, तो वहाँ के लोगों को रेड इंडियन तो कह दिया, और किंतु उस क्षेत्र के बारे में कोलंबस को ज़्यादा मालूम नहीं पड़ा। फिर कुछ समय के पश्चात अमेरिगो वेस्पूची अमेरिका पहुंचा और अमेरिका के बारे में जाना, अमेरिका का चक्कर लगाया, अमेरिका में घूमा, तो उसे पता चला कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में पूरे यूरोप में किसी को नहीं मालूम है। ये एक नया क्षेत्र है, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नई दुनिया रखा। किसने? अमेरिगो वेस्पूची ने। अमेरिगो वेस्पूची ने अमेरिका का नाम नई दुनिया रखा। और जब उस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी अमेरिगो वेस्पूची ने दिया था, तो उस पूरे क्षेत्र का नाम अमेरिगो वेस्पूची के नाम पर ही अमेरिका पड़ा। उसके पश्चात 1519 में मैगलन ने पूरी पृथ्वी चक्कर लगाया और यह सिद्ध किया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। इसमें समुद्र में जाने से कोई अंतरिक्ष में नहीं चला जाता है, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है। इसके बारे में बताया था। कुछ महत्वपूर्ण खोज किए गए जो आपकी परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कैप्टन कुक आता है। कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। सर जॉन एवं सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता किया था, खोज किया था। आपको पता ही है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। अब जब वास्को डी गामा किया था तो वहाँ के राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी नए नए यात्रा करने में गुजार दिए, नए नए क्षेत्रों को खोजने में गुजार दिए। उन्होंने भौगोलिक खोज में काफ़ी योगदान दिया। एक है स्पेन की महारानी इसाबेला, इसने भी भौगोलिक खोज में काफ़ी योगदान दिया। ये समुद्री यात्रा करने वाले लोगों को प्रोत्साहन देते थे। अब देखते हैं कि भौगोलिक खोज का परिणाम क्या आया। विश्व के बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़ गए, सभी देश एक दूसरे से जुड़ गए, सभी देश आपस में व्यापार करने लगे। किंतु यूरोप के लोगों में, यूरोप के देशों में एक अलग ही व्यापार में क्रांति आई। वहाँ के देशों ने अन्य देशों पर कब्जा करना शुरू कर दिया ताकि उसे अपना उपनिवेश बना सके। अब उपनिवेश जब बना तो इस देश पर जब उपनिवेश बना तो यहाँ पर जितना भी संसाधन है इसका उपयोग ये देश अपने लिए करेगा और यहाँ पर ले जाएगा अपना, यहाँ से महत्वपूर्ण संसाधन यहाँ पर ले जाएगा। फिर यहाँ पर वस्तुओं का निर्माण करेगा। वस्तुओं को निर्माण करने के पश्चात यहाँ से सामान को लाएगा यहाँ पर बेचने के लिए। अर्थात यूरोपीय देशों को नए क्षेत्र तो मिल ही गया, उसके साथ साथ कच्चे माल की प्राप्ति भी होने लगा उपनिवेश से। अब जो कच्चा माल अपने देश ले गया है, वहाँ पर जो वस्तु का निर्माण किया गया है, इस वस्तु को बेचने के लिए इस देश पर आकर बेचता था, इस देश में आकर बेचता था। तो इसे खरीदने के लिए कच्चा माल मिल गया और बेचने के लिए एक बाजार मिल गया। इसलिए ये चाहता था कि हम इस क्षेत्र पर क्या कर लें? कब्जा कर लें। अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने शक्ति प्रदर्शन किया। फिर समय आगे बढ़ा, फिर धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया। अमेरिका में काफ़ी सारा प्राकृतिक खनिज संसाधन थे, वहाँ से यूरोपीय देशों ने काफ़ी अधिक मात्रा में सोना चांदी को अपने देश ले गया, जिससे यूरोप काफ़ी समृद्ध हो गया। पहले यूरोप में ज़्यादा
संसाधन नहीं था, किंतु अमेरिका को इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि केवल सोना और चांदी से पूरा यूरोप 80 वर्षों तक चल सकता था। इतना सोना अमेरिका से यूरोप वाले देश ले गए। इटली पर भी प्रभाव पड़ा। इटली पर यह प्रभाव पड़ा कि इटली जो है भौगोलिक खोज से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापारिक देश हुआ करता था। जो भी व्यापार होता था इटली के संपर्क में होता था, इटली की अनुमति से होता था, क्योंकि पूरे समुद्री मार्ग पर इटली का एक अधिकार था। इटली की अनुमति के बिना कोई भी देश व्यापार नहीं कर सकता था। किंतु भौगोलिक खोज के पश्चात पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस ये सभी देश आ गए, जिससे इटली क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। और ये भौगोलिक खोज के पश्चात ये कमज़ोर पड़ने लगा व्यापार के मार्ग में। फिर आया तो अपने देश के बारे में तो पता ही है कि अंग्रेज़ों ने भारत आया, इसे कब्जा किया। अब किस तरह से लूटा ये सब किसको नहीं मालूम होगा, सभी को मालूम होगा। आखिर धर्म पर क्या प्रभाव पड़ा भौगोलिक खोज का? तो जब भौगोलिक खोज हुआ तो उस समय धर्म पर भी इसका प्रभाव पड़ा। धार्मिक लोग अर्थात चर्च एवं चर्च को मानने वाले लोगों ने यह धारणा बना लिया था कि पृथ्वी चपटी है, समुद्र में जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। लेकिन जब भौगोलिक खोज हुआ, लोगों को पता चला कि ये अंधविश्वास है, ये चर्च और चर्च के पादरियों के द्वारा अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उन्होंने इसका विरोध किया। चर्च का विरोध किया, पादरियों का विरोध किया, जिससे उनका क्या हुआ, व्यापार ठप पड़ गया। अर्थात जो व्यापार एक तरह से करते थे चर्च के पादरी, उसके जो धंधा था कमाई का, वो ठप पड़ने लगा। ये प्रभाव पड़ा। लोग अब सोचना शुरू कर दिया। किसी भी चीज़ को मानने से पहले वो जानना चाहते थे कि आखिर ये कैसे होता है। लोगों की जिज्ञासा बढ़ गया। आगे का परिणाम है कि दास व्यापार शुरू हुआ। भौगोलिक खोज के पश्चात नए नए देशों पर जब भौगोलिक खोज के पश्चात जब नए नए देशों को खोज किया गया, तो उस देश को अपना उपनिवेश भी बनाया गया। और जब उपनिवेश बनाया गया तो यहाँ के जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, उसे उठा कर दूसरी जगह ले जाकर काम करवाया जाता था। और उसे सैलरी नहीं दिया जाता था, रुपया नहीं दिया जाता था, खाना भी कम दिया जाता था। उसे एक तरह से गुलाम बनाकर खटवाया जाता था 24 घंटा। ये होता है दास व्यापार। भौगोलिक खोजों का अन्य बहुत सारा परिणाम निकला, जिसके बारे में आगे आप सभी पढ़िएगा। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।